सभी प्यारे साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की इस तैयारी में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जानकारी दे दूं। एक तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कारण ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग शॉर्ट नोट कर बना करके तैयारी करें, किस तरीके से हम लोग मैप बना करके तैयारी करें और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस दायरे में ला करके करें कि हम लोग सिलेक्शन इजी वे में ले लें। एक तो इस बात का, और इस वीडियो में खास बात ये कि लास्ट के एंड में आपको एक छोटा सा तोहफा भी मैं दूंगा जो आपको इसमें मिलेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझाएंगे आपको कि हम किस तरीके से पीजीटी और टीजीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए तत्पर रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सिंपल जो भी आप सिलेबस है उस सिलेबस को पहले गहन अध्ययन कीजिए कि आखिरकार सिलेबस में क्या क्या है। लेकिन सिलेबस का एक दायरा निश्चित मत कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए वहां पर लिखा हुआ है कि केवल जीओसी, तो जीओसी का मतलब फुल केमिस्ट्री से है। अब वो जीओसी चाहे किसी भी टाइप के कंपाउंड की हो, लेकिन जीओसी का मतलब वहां जीओसी से है। जीओसी का मतलब केवल रिएक्शन मैकेनिज्म, 4 रिएक्शन पढ़ करके नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जीओसी जब हम लोग पढ़ें तो जीओसी में खासकर ये बात ध्यान देनी है कि हमें हर कैटेगरी के कंपाउंड की स्टेबिलिटी के ऑर्डर, उनके फ्री रेडिकल के ऑर्डर, उनके रिएक्शन मैकेनिज्म के इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं, इनके ऑर्डर, उनकी एनर्जी लेवल के ऑर्डर, उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि अगर रेजोनेंस की बात आएगी तो फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कंसीडर कर लिए जाते हैं। उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में चले जाइए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में चले जाइए, इंडक्टिव इफेक्ट में चले जाइए, एंड सो ऑन। पूरे सभी कंपाउंड की एक डिटेल्ड स्टडी आपको करके ले जानी है। एक तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, मतलब सिलेबस का एक दायरा निश्चित मत कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि सर ये तो आप बता रहे हैं सिलेबस में ही नहीं। अरे भाई, अगर मान लीजिए किसी ने किसी कंपाउंड का नाम पूछ लिया, वो कंपाउंड उस पर्टिकुलर चैप्टर से है जो आपका सिलेबस नहीं, तो कंपाउंड पूछा है ना, चैप्टर तो नहीं पूछा ना आपसे। तो इसलिए इस बात पर आप बिल्कुल अपना जो समय बेकार करते हैं वो समय बेकार न समझिए, उसको यूज़ करिए। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा कि भाई ऐसे हेलो एल्केन हेलोअरीन पढ़ लो। जब झारखंड वालों से मैंने ये कहा हेलो एल्केन हेलोअरीन पढ़ लो, तो उनका कहना था सर ये आप सिलेबस में नहीं क्यों पढ़ा रहे हो भाई। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि SN1 SN2 रिएक्शन सिलेबस में है, ये आ सकती है। क्योंकि हेलो एल्केन हेलोअरीन जब पूरा पढ़ोगे तभी आपको SN1 SN2 समझ में आएगा, उससे पहले SN1 SN2 समझ में नहीं आएगा। तो लोगों ने बात नहीं मानी, देखा पेपर में बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ गया। अब आप भी देख लीजिए उठा करके झारखंड के पेपर में। तो इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप तैयार करेंगे, और प्रॉपर स्ट्रेटजी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। देखिए, चैप्टर को सबसे पहले क्या करिए, एक मेमोराइज करिए। मेमोराइज का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया, सपोज कर लीजिए आपने जीओसी ही उठाया, तो जीओसी में एक A4 साइज का पेपर लीजिए, शॉर्ट नोट, पीजीटी के शॉर्ट नोट तैयार करिए। और उस शॉर्ट नोट में आपको केवल क्लू लिखना है, क्लू लिखना है, पॉइंट नहीं लिखना, डिटेल्ड स्टडी नहीं लिखनी है आपको। जैसे कि सबसे पहले आपने जीओसी में देखा, बोले साहब क्या पढ़ना, बोले इंडक्टिव इफेक्ट, एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, बढ़िया एग्जाम्पल 2-4 जो छोटे छोटे हों वो डाल दीजिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई अब ये बॉन्ड कितने तरीके से टूटता है, बोले ये 2 तरीके से, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। अब होमोलिटिक का एक सिंपल एग्जांपल लगा करके लगा दिए, स्टेबिलिटी के ऑर्डर 2-3 लिख दीजिए, है ना। इसी तरीके से रेजोनेंस पर चले जाइए, फ्री रेडिकल पर चले जाइए, इसी तरीके से आप हाइपर कॉन्जुगेशन पर चले जाइए, रेजोनेंस पर चले जाइए। पूरा एक आपका A4 पेपर में पूरी डिटेल स्टडी आपकी आ जाएगी। यानी कि अगर वो पेपर आप सामने रखेंगे तो उस पेपर से खट से आप एग्जामिनेशन से पहले मेमोराइज कर लें। जब आप मेमोराइज कर लेंगे फिर उसी टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप करिए। जैसे अब आपने जीओसी ले ली, तो जीओसी के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। उन जीओसी के क्वेश्चंस को आप रोज, यानी जीओसी के क्वेश्चन तो आप रोज पर्टिकुलर लगाइए ही, 20 से 10-15 क्वेश्चन पर डे, चाहे किसी भी चैप्टर के लगाओ, लेकिन जीओसी जरूर लगाओ। क्योंकि जीओसी इसलिए भी जरूरत हो जाती है क्योंकि हर चैप्टर की जो मैकेनिज्म है वो जीओसी पर ही निर्भर करती है। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कुछ भी क्वेश्चन करिए, जीओसी जरूर करिए। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। और दूसरी चीज ये भी है कि जिस टॉपिक के, अब मान लीजिए आपने जीओसी के क्वेश्चंस लगाए, जीओसी के क्वेश्चन लगाने के बाद ये निश्चित कर लो, एक पेज पर लिख लो कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए, मतलब वो किस कैटेगरी के टाइप में आते हैं। अब पता लगा हमने क्वेश्चन किए लेकिन मुझसे रेजोनेंस के नहीं,
मैंने क्वेश्चन किए, मुझे लगा कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी के क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए। मैंने क्वेश्चन किए, मुझे लगा कि यहाँ पर मुझसे हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन नहीं हुए। तो अब अलग से एक टॉपिक लिख लो हाइपर कंजुगेशन, और इसका मतलब है आपने और क्या लिखना है, रेजोनेंस। अब इस पे बेस देखो कि आखिरकार क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन क्या था। क्या हमें इसके एनर्जी लेवल की जानकारी नहीं थी? क्या हमें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं पता थे? क्या हमें इसका डीलोकलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा था? क्या हमें इसके हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा बाई पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं समझ में आ रहा था? तो उस चीज को जब सामने निकाल करके लाओगे, यानी कि पहले क्वेश्चन करोगे और फिर जाकर के थ्योरी पर ध्यान दोगे, तो आपको अपनी कमियां पता लग जाएंगी। अक्सर लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं ना, अब उल्टा शुरू कर दो। पहले क्वेश्चंस करो, और जब क्वेश्चन करोगे तो उनमें आपको कमियां समझ में आ जाएंगी कि आखिरकार ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे, तो मतलब इस टॉपिक को हम दोबारा रिवाइज करें। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज ये भी है कि हर टॉपिक से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट हैं, उन रिएजेंट को भी लगभग हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चले जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलर यही होता है कि रिएजेंट अक्सर लोग भूल जाते हैं, टेम्परेचर भूल जाते हैं, है ना। तो टेम्परेचर तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में नहीं, लेकिन रिएजेंट लगभग हर किसी में, कि LiLH4 का कहाँ रोल आ रहा है, जोन्स रिएजेंट का कहाँ रोल आ रहा है, NaBH4 का रोल कहाँ पर ज़्यादा अच्छा आ रहा है, कहाँ पर जो है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर लेंगे, कहाँ पर हम जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर देंगे, कहाँ पर हम एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे, कहाँ पर इथेनॉल में सोडियम डाल करके यूज़ करेंगे, कहाँ पर PbR3 यूज़ करेंगे, कहाँ पर HI फॉस्फोरस यूज़ करेंगे, एंड सो ऑन। जिस तरीके से हमें पूरी डिटेल एक प्रॉपर मैनर के तरीके में अगर ये सब चीज़ कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए PGT निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और ये पीजीटी एग्जामिनेशन जो है वो पढ़ने से कम निकलता है, लेकिन अगर आप डिटेल स्टडी करके क्वेश्चंस का क्राइटेरिया पहचान लेंगे कि किस क्राइटेरिया से क्वेश्चन आता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात का ध्यान दीजिए। लोग बहुत मेहनत कर जाते हैं, बहुत पढ़ जाते हैं, लेकिन पीजीटी एग्जामिनेशन उस दौर पर नहीं निकल पाता है, कारण ये नॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज का डायरेक्शन सफिशिएंट होना चाहिए। नॉलेज आपकी ठीक है, नॉलेज आपने एमएससी किया है, आपने पीएचडी किया है, आपने नेट किया है, आप ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज की आपके अंदर कमी है। नॉलेज की सही दिशा की कमी है। वो सही दिशा अगर आपने ले ली तो फिर मान के चलिए कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट पीजीटी के कहलाएंगे। इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। तो अब लास्ट में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सुन लीजिए कि आपको क्या करना है। हमारी इस डिटेल स्टडी के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और पीजीटी के लिए फार्मूला की पीडीएफ मैंने लगा रखी, तो फार्मूला की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सभी के लिए अलाउड है ये। तो फार्मूला पीजीटी जितने भी बेटर हैं वो मैंने सब लगा दिए हैं, उसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और कमेंट जरूर करें कि सर आई हैव गॉट द पीडीएफ ऑफ केमिस्ट्री फार्मूला। तो सभी दोस्तों को एक बार दोबारा धन्यवाद कि सभी लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए। सभी लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और दूसरी चीज आपको बताऊं, तैयारी मन से करिए, सही दिशा निर्देशन में करिए, सही तरीके से करिए। विद्वानता इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की कला है, और वही आपको ले जाएगी आपके उद्देश्य तक। नमस्कार।